जय हिंद। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? हम लोग इसके पिछली वीडियो में ये जो पीछे वाला वीडियो बना था बहुत कम ही समय टाइम का है और हम प्रयास करेंगे कि ये वीडियो थोड़ा लंबा रहे। वो सिर्फ 5 मिनट का बन पाया था वीडियो। और वहाँ क्या कहाँ रासायनिक दर तक पढ़े थे, रासायनिक दर की एक अपक्रिया सिर्फ पढ़ पाए थे उस वीडियो में। उस वीडियो में क्या था कि एक अभिकारक और एक उत्पाद ही यही इसी का ही अभिक्रिया की दर निकाल पाए थे। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, मान लीजिए दो अभिकारक हो और दो उत्पाद हो तो उसका कैसे अभिक्रिया की दर निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए मान लीजिए यहाँ कोई रिएक्शन है, रिएक्शन ये प्लस बी, ये प्लस बी है और ये इसका उत्पाद जो बनता है रिएक्टेंट सी प्लस डी हो गया। अब इस इस अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो ये इतना क्या है, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है हमारा। अब ये पहले रिएक्टेंट के लिए दर यानी रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्टेंट यानी अभिकारक के लिए क्या, अभिकारक की दर क्या होगा? यहाँ हो जाएगा माइनस डी ए अपान डी टी, डी ए आर इक्वल टू क्या होगा, डी ए अपान डी टी। और ये क्या बताए थे हम, जो अभिकारक होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है अभिकारक। यहाँ बी के लिए तो माइनस डी बी सांद्रता अपान डी टी। और ये जो बड़ा ब्रैकेट बना है इसे कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते हैं, सांद्रता ये है। अब ये तो हो गया रिएक्टेंट के लिए। अब रेट ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ प्रोडक्ट के लिए आइए, रेट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। अब यहाँ की रेट ऑफ रिएक्टेंट हो गया, रेट ऑफ प्रोडक्ट उसमें क्या था, एक ही प्रोडक्ट था तो क्या कर देते, आर इक्वल टू वहां पी था, आर इक्वल टू डी पी अपान डी टी कर दिए थे। और ये क्या हो, जो प्रोडक्ट होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक, इसका जो प्लस चिन्ह रहते हैं। तो ये डी यहाँ क्या है, सी है, सांद्रता सी अपान डी टी इक्वल टू ये हो गया डी डी अपान डी सांद्रता डी अपान डी टी। अब यहाँ अगर बात की जाए पूरे रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यही सारा चीज बराबर में हो जाएगा। यहाँ लिख रहे हैं इस अभिक्रिया के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ये सारा हो जाएगा माइनस डी सांद्रता ये अपान डी टी इक्वल टू माइनस डी सांद्रता बी अपान डी टी इक्वल टू, अब यहाँ प्रोडक्ट का सारा लिख देना है, डी सांद्रता सी अपान डी टी इक्वल टू ये क्या हो गया, डी सांद्रता डी सांद्रता डी अपान डी टी ये हुआ। इस प्रकार से ये रेट ऑफ रिएक्शन हम किसी भी अभिक्रिया का निकाल सकते हैं। अब ये तो इस टाइप का हो गया। अब मान लीजिए अगर कोई संख्यात्मक मान दिया रहे, कोई संख्यात्मक मान लीजिए यहाँ स्मॉल ये हो, यहाँ पर स्मॉल बी हो, ये तो ये आप लोग पहले कॉपी करो, इसे कॉपी किया आप लोग। अब आइए जैसे मान लीजिए कोई भी अभिकारक और उत्पाद के सामने आगे संख्यात्मक मान हो तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा। यहाँ ये देखिए, अब इसका रेट ऑफ रिएक्टेंट वो बाकी सब यही होगा। जैसे रेट ऑफ रिएक्टेंट हम पहले इस अभिकारक के लिए निकालते हैं तो ये आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा संख्यात्मक मान रहता है, यहाँ स्मॉल ये क्या है, संख्यात्मक मान है, इसको हम अपान में कर लेते हैं, 1 अपान ये हो गया और ये माइनस यहाँ आ जाएगा। उसके बाद बाकी सब वही लिखना है, डी सांद्रता ये अपान डी टी, डी सांद्रता ये अपान डी टी बराबर यहाँ जो बी संख्यात्मक मान है तो ये -1 अपान बी हो जाएगा, -1 अपान बी हो गया। और ये डी सांद्रता डी अपान डी टी हो गया। ये किसके लिए, रेट ऑफ रिएक्टेंट के लिए। और इसी प्रकार रेट ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ प्रोडक्ट इसके लिए, इसका भी जो संख्यात्मक मान है वो बटा में चला आता है। तो आर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 1 अपान
स्मॉल पी डी सांद्रता C अपान dt इक्वल टू 1 अपान क्यू डी सांद्रता D अपान dt। यहाँ इस प्रकार से ये रेट ऑफ रिएक्टेंट हुआ, ये रेट ऑफ प्रोडक्ट हुआ। अब पूरे रिएक्शन के लिए बात किया जाए रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अगर बात किया जाए तो यहाँ क्या होगा, यहाँ यही सारा चीज उतार देना R इक्वल टू में, R इक्वल टू -1 अपान ये dA अपान dt, dA अपान dt इक्वल टू -1 अपान b dB अपान dt हो गया। और जो अब प्रोडक्ट है हमारा वो भी लिख लो 1 अपान c, यही तो सॉरी c नहीं 1 अपान p है, 1 अपान p dc अपान dt, dc अपान dt और इक्वल टू 1 अपान q d सांद्रता d सांद्रता d अपान dt हो गया। इस प्रकार से कोई जैसे मान लीजिए कोई संख्यात्मक मान जो रहता है, यानी जो अणुओं के सामने संख्या जो रहती है उसे बटा में कर दिया जाता है, जो उसका मान होता है। जहां ये भी p और q क्या है, कोई संख्या जैसे 2 4 3 5 कुछ भी हो सकता है। अब आइए इसी प्रकार हम इसी टाइप इसी पर आधारित न्यूमेरिकल कुछ न्यूमेरिकल है लगाते हैं, हम यहाँ पर लगाते हैं। इसे कैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल आ गया, कोई मान दिया तो इसे कैसे हल करते हैं, आइए इसे आप लोग कॉपी करो, इसे उतार लीजिए आप लोग, इसे हम रेज कर देते हैं इतना। अब आइए एक सवाल लिखा है किसी अभिक्रिया ये +2b गिव्स आउट 3d में b की विघटन दर 2 × 10⁻³ मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स है। तो ये की विघटन दर तथा C की उत्पादन दर ज्ञात करना है। अब यहाँ देखो, ये मान लीजिए यही रिएक्शन तो लिखा है, यहाँ ये है, ये इस्माइल ये है, यहाँ संख्यात्मक मान ये है, यहाँ इसके आगे संख्यात्मक मान एक छिपा रहता है, हर किसी का गुणात्मक एक होता है। यहाँ B है, यहाँ क्या 2 है, रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या दिया है, रिएक्शन लिखा है ये +2b गिव्स आउट 3c। अब दो इसमें एक ही उत्पाद दिया तो इससे कोई फर्क नहीं, एक ही उत्पाद है तो एक ही लिखेंगे उत्पाद। अब यहाँ p के स्थान पर 2 है और सॉरी b के स्थान पर 2 है और p के स्थान पर क्या है 3 है और बाकी सब वही चीज है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये सब बार बार नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन अब हमें जो दिया है उसे लिख लीजिए, गिवन डेट क्या क्या दिया है, देखो दिया है, क्या दिया है, बी की विघटन दर। तो बी क्या है हमारा, तो रिएक्टेंट में तो ये क्या होगा -d सांद्रता b अपान dt दिया है, d सांद्रता b अपान dt इक्वल टू कितना दिया है 2 × 10⁻³ ये होता है, इसका यूनिट क्या होता है मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। अब ये इतना दिया है। अब हम इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर ज्ञात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन तो ये क्या होगा, इसका होगा R इक्वल टू ये क्या है, ये है तो ये हो जाएगा हमारा -dA अपान dt हुआ। उसके बाद ये इक्वल टू ये जो संख्यात्मक मान है वो कहाँ चलाता है, बटे में चलाता है। जो संख्यात्मक मान है ये 1 अपान -2 सॉरी माइनस तो ऊपर ही रहेगी, -1 अपान 2 d सांद्रता b अपान dt। अब देखिए यहाँ प्रोडक्ट में क्या दिया है 3c, तो जो संख्यात्मक मान है कहाँ चलाता है नीचे, d सांद्रता c अपान dt। अब देखिए इसमें हमें -dB अपान dt का मान दिया गया है कितना 2 × 10⁻³ मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ रख देना है इसके स्थान पे। अब हमें ज्ञात क्या क्या करना है, यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या ज्ञात करना है। ये की विघटन दर यानी -d सांद्रता ये
अपान dt इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इतना, ये ज्ञात करना। उसके बाद C की उत्पादन दर यानी D सांद्रता C अपान dt इक्वल टू इतना ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ, अब यहाँ देखिए, अब हमें क्या किया गया, इसे ऐसे लिख देते माइनस डी सांद्रता ये अपान dt से तो ज्ञात ही करना है इक्वल टू। अब देखो यहाँ हमें 1/2 लिख देते हैं और माइनस डी बी अपान डी टी का मान दिया है, तो ये 1/2 लिख दिया और ये माइनस यहाँ आया इसमें, तो ये माइनस डी बी अपान डी टी का मान कितना दिया है 2 × 10⁻³ या इक्वल टू, इसके बाद 1/3 डी सी अपान डी टी है। अब देखिए ये इतना हुआ रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ 2 से तो कैंसिल हो रहा है, 2 से तो कैंसिल हो गया। अब हम एक बार इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे लेंगे, ये चीज लिया जाएगा एक बार, इसको बराबर में कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा डी माइनस डी अपान डी टी का और डी सी अपान डी टी का। देखो इसे और इसे ले रहे हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा आर इक्वल टू माइनस डी ए अपान डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से तो कैंसिल है ही, तो ये 1 × 10⁻³ और इसका यूनिट क्या होता है, अब लिख लो यहाँ मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ये हो गया इसका आंसर। यानी ये के विघटन की दर, ये क्या हुआ, ये के विघटन की दर हो गया। अब हमें क्या याद करना है, ये चीज, अब इसको इसे और इसे बराबर में लेना है, तो देखो ये क्या हो जाएगा आर इक्वल टू, यहाँ सब कैंसिल हो गया 1 × 10⁻³ और इक्वल टू 1/3 हो गया, और ये dc अपान डी सांद्रता c अपान dt हो गया यहाँ। अब देखो ये जो 3 है यहाँ गुणा हो गया, यानी ये क्या आएगा d सांद्रता c अपान dt इक्वल टू 3 × 10⁻³ आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ आएगा d सांद्रता c अपान dt इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ चला है ये हो गया 3 × 10⁻³ और इसका यूनिट यही होगा मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ये आ गया यानी इसका आंसर, ये इसका आंसर हो गया। यानी ये के विघटन की दर कितना है 1 × 10⁻³ और सी के उत्पादन की दर 3 × 10⁻³ मोल इंटू लीटर इनवर्स। अब आइए ये सवाल हो गया। अब हम आप लोगों को होमवर्क 2 सवाल होमवर्क दे रहे हैं, आइए देखिए नीचे, ये दूसरा नंबर है और ये तीसरा नंबर है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। देखिए लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है 2a प्लस 3b गिव्स आउट c प्लस 3d में c की उत्पादन दर 3 × 10⁻³ मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स हो तो ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या दिया है, c के उत्पादन की दर, इसकी मान दिया गया dc अपान dt, क्या दिया dc अपान dt दिया गया कितना 3 × 10⁻³ मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ये व b की विघटन दर, तो यहाँ माइनस डी अपान dt ज्ञात करना है, उसके बाद यहाँ माइनस db अपान dt ज्ञात करना है। क्वेश्चन वही है सब, यहाँ क्या क्वेश्चन को हल्का चेंज कर दिया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन बस मेथड उसी टाइप का लगेगा। और डी के उत्पादन की दर ज्ञात करना है, तो डी कहाँ है, डी यहाँ पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, इसका रिएक्शन लिखे, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पता ही है, चाहे जितना हो, हमें यही चीज करना है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो माइनस में हो जाएगा और जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्लस में। जैसे ये चीज लिखा है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन इसी टाइप बनेगा, क्योंकि इसमें भी 2 अभिकारक 2 उत्पाद है, इसमें भी 2 अभिकारक 2 उत्पाद थे। अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन लिखा है, ये तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा, आप लोग इसे करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये व बी की विघटन दर का मान कितना है तथा डी की उत्पादन दर का मान कितना है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है अभिक्रिया N2 क्या है, नाइट्रोजन
+3H2 हाइड्रोजन गिव्स आउट, ये अमोनिया बनाता है NH3 में। हाइड्रोजन की विघटन दर कितना दिया गया है 4 × 10⁻² मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ज्ञात कीजिए हमें N2 क्या है, N2 है अभिकारक यानी रिएक्टेंट है, तो N2 की दर तथा NH3 की उत्पादन दर ज्ञात करना है। यहाँ पर भी रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे ये रिएक्शन लिखे, रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा -d सांद्रता N2/dt हो जाएगा, इसका हो जाएगा -1/3t सांद्रता H2/dt हो गया। और ये उत्पाद है तो इसका रेट वो क्या होगा, रेट ऑफ प्रोडक्ट ये होगा 1/2 DNH3 डी सांद्रता NH3/dt हो जाएगा। अब यहाँ H2 का मान दिया है, बाकी सब ऐसे इसी टाइप रखना है आप लोग। ये दोनों सॉल्व करके हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर देना, इसे कॉपी करो आप लोग। आप लोग कॉपी किए। अब आइए नेक्स्ट कोई टॉपिक है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यानी रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन क्या चीज है। तो यहाँ पर हम कोई रिएक्शन ले लेते हैं, कोई भी रिएक्शन मान लीजिए हम लिए आर, ये रिएक्टेंट गिव्स आउट प्रोडक्ट। अब यहाँ देखिए रिएक्टेंट गिव्स आउट प्रोडक्ट, यहाँ टी, अब ये मान लीजिए यहाँ t = 0 यानी t बराबर 0 समय पर, यानी कोई भी समय प्रक्रिया ना स्टार्ट हो, यहाँ रिएक्टेंट हमारा ये है तब ये 0 बनता है। मान लीजिए कोई भी रिएक्टेंट हम बनाने के लिए किसी में रखे प्रयोगशाला में, तो उस पर कोई भी समय या ऊर्जा ना दिया गया तो वो क्या 0 ही तो उत्पाद रहेगा। उसके बाद अब मान लीजिए यहाँ हम आए, अब इस पर t समय बाद यहाँ पर t समय बाद जो हमारा प्रोडक्ट है क्या बन जाता है, x बन जाता है। कितना x, तो हमारा जो प्रोडक्ट x बना तो जो रिएक्टेंट है उसी में से तो घटेगा, तो ये हो जाएगा a -x। अब आइए इस रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का दर यहाँ निकालिए। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर जो होता है हमारा प्रोपोर्शनल अभिकारक के अभिकारक की जो बची हुई मात्रा होती है उसके प्रोपोर्शनल होता है। अभिक्रिया की जो दर होती है हमारा जो बची हुई मात्रा रहती है रिएक्टेंट जो अभिकारक की बची हुई मात्रा की प्रोपोर्शनल होता है। यानी अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल क्या रहेगा, ये -x, यही तो बची हुई मात्रा है, ये -x। अब हम दर को किससे लिखते हैं, r से लिखते हैं। यहाँ पर यहाँ r = 2 हो जाएगा हमारा, प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है k कांस्टेंट आया, और ये हो गया ये -x, क्या हुआ ये -x हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ अब हम जहाँ k एक स्थिरांक है, अब k क्या है, जहाँ k एक स्थिरांक है, क्या चीज है, स्थिरांक है, जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं हम, जिसे अभिक्रिया वेग स्थिरांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिक्रिया वेग स्थिरांक कहते हैं ये चीज। अब मान लीजिए यहाँ हमारा जो बची हुई मात्रा ये -x, ये -x कितना हो 1 मोल, ये -x जो है वो हमारा यहाँ पर 1 मोल हो, तो ये मान लीजिए ये -x = कितना हो 1 मोल। तो यहाँ हमारा r बराबर क्या हो गया, यहाँ r बराबर k ही तो बचेगा। अब ये यानी अब यहाँ क्या हुआ r = k हो गया। देखिए अब यहाँ r = k हो गया, यानी अर्थात किसी अभिक्रिया की दर को ही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। यदि अभिकारक की सांद्रता ये -x = 1 मोल हो, देखो यहाँ पर क्या ये -x का मोल कितना 1 मोल ले लिए, तो r = k बचा है। तो यानी हम इसकी कोई पूछे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है तो क्या बताया जाएगा, किसी अभिक्रिया
की दर को ही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं यदि ये माइनस एक्स इक्वल टू 1 मोल हो तो। क्या कहेंगे हम लोग? किसी अभिक्रिया की दर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। जो दर होता है वही वेग स्थिरांक कहलाता है, लेकिन कब? एक शर्त होता है, यदि ये माइनस एक्स इक्वल टू 1 मोल हो तो। इसे आप लोग कॉपी करो। तो इसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं अभिक्रिया दर वेग समीकरण। इसे कॉपी करिए जल्दी जल्दी। तो आप लोग इसे कॉपी किए। अब आइए हम लोग अभिक्रिया वेग का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ रिएक्शन रेट निकालते हैं। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। यानी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो हमारा दर होता है, दर को ही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। लेकिन कब? एक शर्त रहता है, जब हमारा जो अभिकारक की सांद्रता का मान 1 मोल होता है। अभिकारक की सांद्रता का मान 1 मोल होता है। भाई यहाँ हम लोग अभिक्रिया दर समीकरण पढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई रिएक्शन है, रिएक्शन क्या? स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी कीप्स आउट स्मॉल एम, और ये क्या हो गया? सी प्लस स्मॉल एन कैपिटल डी। अब देखिए पहले इसके लिए हम क्या ज्ञात करेंगे? इसके लिए अभिक्रिया की दर ज्ञात करेंगे। क्या चीज? और ये यहाँ स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल एन, स्मॉल सी, ये सब कोई संख्या दिया है, संख्यात्मक मान दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ अभिक्रिया की दर ज्ञात करने के लिए हमें सिर्फ किससे मतलब है? ये जो हमारा अभिकारक है, इस अभिकारक से सिर्फ मतलब है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा हमारा अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया दर, अभिक्रिया की दर। यहाँ अभिक्रिया की दर किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। आर प्रोपोर्शनल हो गया हमारा सांद्रता ये, सांद्रता ये होता है और ये सांद्रता बी होता है। अब ये प्रोपोर्शनल हम हटाते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाता है आर इक्वल टू क्या आता है? यहाँ के आ जाता है। क्या होता है? के आ जाता है। और जो सांद्रता ये दिया है इसका घात एम हो जाता है, इसका घात एम, और सांद्रता बी दिया है उसका घात एन हो जाता है। यही हमारा क्या है? अभिक्रिया दर समीकरण है। इस समीकरण को अभिक्रिया दर समीकरण कहते हैं। अभिक्रिया दर समीकरण कहते हैं। जो ये समीकरण दिया आर इक्वल टू के, सांद्रता ए के पावर एम, सांद्रता बी के पावर एन, इस समीकरण को अभिक्रिया दर समीकरण कहते हैं। यम का जो मान है हमारा, यम का मान, ये जो यम का मान ये से छोटा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। यानी ये से बड़ा नहीं होगा, ये से छोटा हो सकता है और बराबर होता है। और यम का मान एन ऐसे इसी प्रकार एन का भी मान बी के बराबर या बी से छोटा होता है। और ये और बी, ये जो ये और बी दिया है, ये नॉट इक्वल टू 0, ये और बी का मान 0 नहीं हो सकता है। बट लेकिन यहाँ यम और एन का मान 0 हो सकता है। यम और एन का मान 0 हो सकता है। यहाँ पर अब ये और बी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, और एम तथा एन उत्पाद में बदलने वाले, जो ये अभिकारक में है, ये और बी ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, और एम तथा एन उत्पाद में बदलने वाले अणु हैं। इस अभिक्रिया को, जो ये अभिक्रिया दर समीकरण निकाला गया, ये एक प्रयोगात्मक समीकरण है। इसे प्रयोगों द्वारा हल किया जाता है, इसलिए इसे प्रयोगात्मक समीकरण कहा जाता है। आप लोग इसे कॉपी करिए। तो इसके आगे टॉपिक पढ़ते हैं। कॉपी किया आप लोग। अब आइए हम लोग अभिक्रिया की कोड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। हमारा जो ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया दर समीकरण पर ही आधारित है। जो इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा गया है उसी समीकरण पर ही आधारित है। यहाँ ये पहले रिएक्शन लिखते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है? मान ये स्मॉल ए कैपिटल बी प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स आउट
यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, हमें अभिकारक से मतलब रहता है। अब यहाँ क्या अब क्रिया दर समीकरण, यही तो था इससे पहले, अभिक्रिया दर समीकरण, अभिक्रिया दर समीकरण, अभिक्रिया दर समीकरण यानी आर इक्वल टू क्या था इससे पहले, के, तो ये सांद्रता ए के पावर एम, सांद्रता बी के पावर क्या होता है एम, सांद्रता ए के पावर एम और सांद्रता बी के पावर एन होता है। यहाँ पर अब यानी अभिक्रिया की कोट क्या किसे कहते हैं, अभिक्रिया की कोट यही होता है जो अभिकारक दिया रहता है, अभिकारक के सांद्रताओं के घातों का योगफल जो होता है वही अभिक्रिया की कोट कहलाता है। यानी m प्लस n इक्वल टू क्या होता है अभिक्रिया की कोट, m प्लस n इक्वल टू होता है अभिक्रिया की कोट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोटि, यानी m प्लस n इक्वल टू क्या होता है अभिक्रिया की कोटि। यहाँ देखिए अभिक्रिया की कोट यानी अभिक्रिया की कोट क्या है, अर्थात अभिक्रिया की दर समीकरण में अभिकारकों के सांद्रता के घातों का योग अभिक्रिया की कोट कहलाती है। देखो अभिक्रिया की दर, ये जो अभिक्रिया की दर समीकरण यही तो है अभिक्रिया की दर समीकरण, कागज में अभिकारक ये और भी है सांद्रता, यानी अभिकारक के सांद्रता के घात, तो घात क्या है ये सांद्रता ये का घात m है, सांद्रता b का घात n है, तो इस घातों का जो योग होता है वही हमारी क्या कहलाती है कोटि कहलाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोट, यानी m प्लस n इक्वल टू अभिक्रिया की कोट होती है। यदि हम मान लीजिए यदि m प्लस n इक्वल टू 0 आ जाए, इन दोनों का मान क्या है 0 आए, तो इसे क्या कहा जाएगा शून्य कोट अभिक्रिया, ये हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया, और अगर मान लिया जाए m प्लस n इक्वल टू 1 आ गया, तो इसे कहा जाएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया, ये है प्रथम कोटि अभिक्रिया। m प्लस n इक्वल टू अगर आ जाए 3, तो इसे कहा जाएगा द्वितीय, सॉरी ये अगर 3 आ गया तो तृतीय कहा जाएगा, यहाँ 2 मान लीजिए आ गया तो इसे द्वितीय कहा जाएगा, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। इसी प्रकार m प्लस n का मान जितना आएगा वैसे ये क्या होगा, शून्य है तो अगर 0 है तो शून्य कोट, 1 है तो प्रथम, 2 है तो द्वितीय कोट अभिक्रिया कहा जाएगा। इसे आप लोग कॉपी करो। तो इसके आगे पढ़ते हैं अभिक्रिया की आणविकता। अभी अभिक्रिया की आणविकता पढ़ने से पहले इसमें और कुछ जान लेना चाहते हैं, जैसे m प्लस n, मान लीजिए m प्लस n इक्वल टू p अपान q आ जाए, p अपान q आ जाए, यानी भिन्नात्मक मान आ जाए, तो यानी भिन्नात्मक मान भी आ सकता है, ये भी कोट भिन्नात्मक कोट भी हो सकता है, ये क्या हो जाएगा भिन्नात्मक कोटि कोट। और अर्थात हम लिख सकते हैं जो हमारा कोट होता है क्रिया की कोट शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक तथा भिन्नात्मक भी हो सकती है कुछ भी, अर्थात अभिक्रिया की कोट, अभिक्रिया की कोट धनात्मक कामा ऋणात्मक कामा भिन्नात्मक भी, भिन्नात्मक कामा शून्य भी हो सकता है, धनात्मक शून्य तथा शून्य तथा क्या भिन्नात्मक, भिन्नात्मक नहीं लिखा, भिन्नात्मक, यहाँ आधा ना रहेगा भिन्नात्मक, ये भिन्नात्मक भी हो सकती है, यानी 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। अब इसे आप लोग कॉपी करिए, कॉपी किया आप लोग। अब आइए यहाँ अभिक्रिया की आणविकता पढ़ते हैं, मोलकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, यानी ये क्या होता है
ये होता है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या क्या क्या कहलाती है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जो मान लीजिए कोई रिएक्शन है, उसमें कितने अणु हैं, उस रिएक्शन के कितने अणु हैं, यौगिक के कितने अणु हैं, यानी संख्या कितनी है, उसी को क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। आइए कुछ एग्जांपल दिया गया है, यहाँ लिखा है TCl5, यानी TCl5 इसके अणुओं की संख्या कितनी है, इससे हमें नहीं मतलब, ये देखना है इसके अणुओं की संख्या 1 है, तो इसका क्या जो आणविकता है, आणविकता क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसे हम तोड़ना चाहें तो ये हो जाएगा PCl3 प्लस Cl2 हो जाएगा। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं क्या अभिक्रिया की आणविकता, इसका अभिक्रिया की आणविकता कितनी है? यहाँ पर 1 है। तो इसमें देखो इसे तो ये तो HCl बन जाएगा 2HCl। अब यहाँ जो एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अणु है, एक क्लोरीन अणु है, तो एक एक कितने होगी? इसकी आणविकता कितनी हुई? 2 हो गया। इसकी आणविकता कितना हो गया? 2 हुआ। अब ये तो ये बन जाएगा NO2 और ये 2 हो जाएगा। अब इसमें NO की कितनी संख्या है? 2 है, और O2 के कितनी संख्या है? 1 है। तो 2 और 1 कितना हो गया? यानी इसकी आणविकता 3 हुआ। यानी जो हमारा आणविकता कैसे निकाला जाता है? आणविकता जो हमारी होती है, अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं हम, जितने अणु भाग लेंगे उन्हीं को क्या कहा जाएगा? अभिक्रिया की आणविकता कहा जाएगा। अब आप लोग इसे कॉपी करिए, आप लोग इसे कॉपी कर चुके हैं। अब यहाँ अभी इस वीडियो में यहीं तक टॉपिक सीमित रखता हूँ, क्यों नहीं तो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। और आप लोग से यही हम कहेंगे, आप लोग इसे पढ़ना और ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस तरीके से ये वीडियो बना है। इसे अगर अच्छा ना हो तो बताइए कहाँ कमियां, कोई गलती हो गई हो इसमें तो बताइए कि यहाँ मिस्टेक है, तब हम अब इस वीडियो में सुधार करेंगे कि कैसे और बेहतर तरीके से समझाएं कि आप लोगों को समझ में आए। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।